दोस्तों, आज की कहानी है जेठ जी मेरी बेटी पर दबाव डालने की जरा भी कोशिश मत करना। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। मम्मी कहाँ हैं आप? इस बार मेरा ट्रांसफर आपके प्रिय शहर बरेली में हुआ है। सेकते हुए नीति आई और अपनी माँ के गले में बाहें डालते हुए बोली तो कपड़ों को तय लगाते हुए रंजनी के हाथ एकाएक रुक गए। बरेली वह धीरे से बुदबुदाई, हाँ मम्मी, ज्यादा सोचिए मत और पैकिंग शुरू कर दीजिए, इसी सप्ताह निकलना है, कहकर नित्या अपनी सहेली के यहाँ चली गई। रंजनी ने ऊपर वाले रैंक से खाली बैग निकाले और उसमें अपने साड़ियाँ रखते हुए सोचने लगी। बरेली शहर से रंजनी का बहुत पुराना रिश्ता था। उसी शहर के एक अस्पताल में उसका जन्म हुआ था। उसके पिता चाहते थे कि बेटों की तरह बेटी भी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, लेकिन दोनों भाइयों के विवाह के बाद दादी उसके पिता पर विवाह के लिए दबाव डालने लगी। तब वह इंटर में ही थी। पिता ने कहा कि अम्मा कम से कम उसे बीए तो कर लेने दो, लेकिन दादी नहीं मानी। कहने लगी कि हमारे खानदान में तो पहला बच्चा हमेशा बेटा जनने की ही रीत चली आई थी। तेरी बहू ने तो खैर अगला तो बेटा ही होना चाहिए। यहीं से रंजनी के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाने लगा था। कभी उसकी बेटी के लिए दूध कम पड़ जाता तो कभी उसके खाने के लिए रोटी ही नहीं बचती। सास तो दिन भर यही कहती रहती कि बेटे से ही वंश आगे बढ़ता है और जेठानियां उसे ताना कसती कि खानदान का नाम तो बेटे ही रोशन करते हैं। इन सब बातों से उसे दुख तो बहुत होता, लेकिन उसने कभी शिकायत नहीं की। नित्या स्कूल जाने लगी, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा होता और वह क्लास में प्रथम आती। तब विनोद खुश होकर अपनी भाभीियों को दिखाते तो वे उल्हाना देती, कौन सा तेरी बेटी को कलेक्टर बनना है। सुनकर वो खून का घूंट पीकर रह जाते थे। नित्या के प्रति परिवार की उदासीनता देखकर विनोद को बहुत दुख होता। वह पत्नी से कहते, देख लेना रंजनी, एक दिन हमारी बेटी से ही इस खानदान का नाम होगा। होनी अनहोनी पर किसी का वंश नहीं होता। एक दिन विनोद बैंक से लौट रहे थे कि पीछे से आती एक ट्रक उनके स्कूटर को टक्कर मारकर निकल गई। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया। पत्नी का हाथ पकड़कर वह इतना ही कह पाई, रंजनी, बेटी को खूब पढ़ाना। पति की सांस बंद होते ही रंजनी सीख पड़ी थी। बैंक वालों ने रंजनी को जॉब ऑफर किया, लेकिन वह तो इंटरव्यू पास नहीं थी, कैसे स्वीकार करती। उसी दिन उसने निश्चय किया कि अपनी बेटी को शिक्षित करके अपने पैरों पर खड़े करके ही वह दम लेगी। 8वीं के बाद दोनों जेठ रंजनी पर दबाव डालने लगे कि 10वीं के बाद नित्या की पढ़ाई बंद करवा कर उसे घर के काम सिखाए और विवाह करके उसे शीघ्र ही विदा कर दे। सास ने भी उसे यही समझाया कि अपने बड़ों की बात मान ले। समय पर बेटी को ठिकाने लगाने में ही खानदान की भलाई है। रंजनी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। खानदान के नाम पर अपनी बेटी की बलि चढ़ाने के लिए वह कतई तैयार नहीं थी। उसने अपने जब पिता से कहा तब उसके पिता ने कहा, अम्मा,
की वजह से मैंने तेरी पढ़ाई छुड़वा दी, लेकिन नित्या के साथ ऐसा नहीं होगा। वे तुरंत आकर बेटी और नातिन को अपने साथ ले गए। 12वीं की परीक्षा देने के बाद नित्या ने अपने नाना से पुलिस में भर्ती होने की इच्छा जाहिर की है। नाना के सहयोग और अपनी मेहनत से नित्या ने प्रवेश परीक्षा पास कर ली। प्रशिक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद महिला कांस्टेबल के रूप में नित्या की पहली नियुक्ति सहारनपुर थाने में हुई और मां के साथ वह सहारनपुर आ गई। शहर छोड़ते समय रंजनी बहुत रोई थी। पिता के देहांत पर वह 2 दिनों के लिए बरेली गई थी और अब नित्या की पदोन्नति हो गई है और हेड कांस्टेबल बनकर उसका तबदीला बरेली हो गया है। पूरे 5 बरस बाद बरेली जाना। क्या मम्मी, आप अभी तक बैग खोलकर ही बैठी हैं? कहाँ खो गई थी? नित्या ने मुस्कुराकर पूछा। तो रंजनी वर्तमान में लौटी। कुछ नहीं, पैकिंग कैसे करनी है यही सोच रही थी कि तू आ गई। कहते हुए वे दोनों बैग में कपड़े और अन्य जरूरी सामान रखने लगी। उधर रंजनी के ससुराल से चले जाने के बाद उसकी सास कुछ दिनों की ही मेहमान रही। उनकी मृत्यु का समाचार भी रंजनी को दूसरों से मिला। कहते हैं ना कि सब दिन होते ना एक समान। जेठ जेठानियों को अपने बेटों पर जितना घमंड था वह सब अब शुरू होने लगा था। खानदान को रोशन करने वाले चिरागों की स्थिति डावाडोल होने लगी थी। सुबोध का बड़ा बेटा मोटापे का शिकार होकर अस्वस्थ रहने लगा। तंग आकर उसकी पत्नी ने भी उसका साथ छोड़ दिया। छोटे को जुए की लत लग गई, जिसके कारण व्यापार में भी नुकसान होने लगा। प्रमोद का बड़ा बेटा एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। अपने ही सहकर्मी के साथ विवाह करके उसने माता पिता को छोड़कर अपनी अलग गृहस्थी बसा ली थी और छोटा बेटा बुरी संगति में पड़कर डंगरस का आदी हो गया था। एक दिन पहले पुलिस ने उसे बीच सड़क पर नशे ही हालत में देखा तो पकड़कर जेल में डाल दिया था। प्रमोद दौड़कर थाने पहुंचे। नित्या के थाने में ही प्रमोद का बेटा गिरफ्तार हुआ था। प्रमोद जब इंस्पेक्टर से बेटे की रिहाई के लिए विनती कर रहे थे तब वह वही थी। अपने छोटे ताऊ को वह पहचान गई। उसने इंस्पेक्टर से बात की और उसकी गारंटी पर इंस्पेक्टर ने प्रमोद के बेटे की जमानत दे दी। प्रमोद नित्या को पैसा नहीं पाए थे, वो उसे धन्यवाद देकर जाने लगे। तब नित्या उन्हें डंगरस रिहेबिलिटेशन सेंटर का पता देते हुए बोली, अंकल आप इस सेंटर पर बेटे को ला जाइए, वह जल्दी ही ठीक हो जाएगा। फिर उसने प्रमोद के बेटे को भी समझाया। 6 महीने के इलाज के बाद जब प्रमोद का बेटा डंगरस से फ्री होकर एक नॉर्मल जिंदगी जीने लगा तब प्रमोद नित्या को धन्यवाद देने थाने पहुंचे तो नित्या के साथ रंजनी को देखकर चौंक गए। रंजनी ने उन्हें प्रणाम किया और बताया कि नित्या आपकी भतीजी है। सुनकर वे बहुत खुश हुए और अपने व्यवहार के लिए दोनों से माफी मांगी। नित्या को अपने सीने से लगाते हुए बोले, परिवार की शान जिंदगी के उतार चढ़ाव ने सुबोध की भी आंखें खोल दी थी। अगले ही दिन उसने भी पत्नी संग रंजनी के घर जाकर उससे माफी मांगी। पूरा परिवार फिर से एक हो गया था। सुबोध के बेटों की दशा में भी सुधार होने लगा था। उनके व्यापार में भी नफा होने लगा। तब एक दिन प्रमोद रंजनी के पास आए और एक निमंत्रण पत्र देते हुए बोले, रंजनी, नित्या की सफलता और बेटों की खुशियां वापस मिलने की खुशी में हम एक
पार्टी दे रहे, तुम दोनों को आना है। रंजनी ने जरूर आएंगे कहकर उन्हें आश्वस्त कर दिया। पार्टी में रिश्तेदार मित्र सभी आमंत्रित थे। उन्हें संबोधित करते हुए सुबोध बोले, मैं अब तक एक भ्रम में था कि खानदान का नाम बेटों से ही आगे बढ़ता है, लेकिन हमारे परिवार की बेटी नित्या ने मेरे इस भ्रम को तोड़ दिया। अपनी मेहनत से उसने पुलिस भर्ती परीक्षा को पास किया और शहर के एक थाने में हेड कांस्टेबल बनकर हमारे खानदान का नाम रोशन कर रही है। हम सभी को उस पर गर्व है। बेटियों को पढ़ाने और उसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, हम सबकी भी है। नित्या बेटी यहाँ आओ, कहते हुए उन्होंने नित्या को अपने पास बुलाया तो तालियों से पूरा प्रागर गूंज उठा। कल तक जो परिवार रंजनी और उसकी बेटी को हिकार से देखता था, खानदान के नाम पर उसे पीछे ढकेलने का प्रयास करता रहा था, आज उसी के हाथों इतना सम्मान पाकर रंजनी की आंखें खुशी से भर आई।